दिल ने फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शदाइयों को शिबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज दिल ने फिर याद किया में हम उस शख्सियत को आपके रूबरू लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, जिन्होंने 90 के दहाई में बहुत ही आला मुकाम हासिल किया था। मौसीकी से इनका लगाव बचपन से ही था, लेकिन इनके उस गाने ने जो क़यामत ढाई थी, गज़ब ढाया था, आज भी वो राइज है। ये है नन अदर देन अल्ताफ राजा। दिल ने फिर याद किया में उन्हीं पलों को हम याद करेंगे अल्ताफ राजा के साथ। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो में। शुक्रिया शिबा जी। हाय एवरीवन। बहुत ज़माने बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं जी। वो दौर 90s का आपको याद आ रहा होगा जब आपके उसे गाने ने तुम तो ठहरे परदेसी गजब ढाया था, क़यामत ढाई। उसके बाद उस जैसा मुकाम किसी और गाने ने क्यों हासिल नहीं किया, जबकि फिल्मों में भी, कंपनी में भी आपके गाने अच्छे लोकप्रिय रहे, लेकिन जो उस गाने ने क़यामत ढाई थी वो क्या था, वो कैसे मिला आपको, कैसे शुरुआत हुई थी? पहले उसी पे हम बात करेंगे, बाद में आपकी दीगर चीज़ों पे हम आएंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं जाहिर कर दूं कि ताजमहल एक ही होता है, शोले फिल्म एक ही बनती है। उस तरह एक अपना जो बन जाता है तुम तो ठहरे परदेसी, तो वो एक ही अपने आप में नायाब है। हाँ। और मेरे दीगर गाने उससे ज़्यादा, बल्कि उसके बाद मेरा गाना आया था इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, वो भी पैरेलली उतना ही चला। ये तो बस खुदा की देन है कि कब हमारे उस्ताद कहा करते थे कि नसीब ताश के अपना पत्तों की तरह बिखरा रहता है और फिर कब किसका पत्ता लग जाए और वो चमक जाता है। तो आप भी इस बात को मानते हैं? हाँ बेशक। उस्तादों की आपने बात की, आपके उस्ताद कौन कौन से रहे मेरे उस्ताद, मौसीकी के फील्ड में? अलग अलग उस्तादों से सीखा है मैंने। हमारे इकबाल खान साहब थे, उनसे मैंने ढोलक सीखी। यहाँ भारतीय विद्या भवन में प्रकाश शर्मा जी थे, उनसे हारमोनियम सीखा। और हमारे पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी से थे, उनसे मैंने वोकल ट्रेनिंग ली। जी। तो अलग अलग मकाम पे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को आज भी मैं सीखता हूँ। जी, और आज भी आप सीख रहे हैं। और आपका आज जो लेटेस्ट नगमा है जी, उसमें भी दर्द है, उसमें भी जुदाई है, मोहब्बत जहर है। मोहब्बत जहर है, मोहब्बत बला है, लव इज पॉइजन। जैसे तुम तो ठहरे परदेसी से ही हम शुरू करेंगे, साथ क्या निभाओगे। ये जब बजता था मुझे भी याद है, जब हम छोटे थे तब कॉलेज के ज़माने में ही थे, हम कहेंगे लड़कपन के ज़माने में थे, तब जहाँ पे भी हम जाते थे, बस हो, ट्रेन हो, ऑटो रिक्शाज हो, सब की ज़ुबान पर ये गाना था। और आपके जितने भी दर्द भरे गाने हैं, हम कहेंगे ऑलमोस्ट आपने दर्द से जुड़े ही गाने गाए हैं और आपको मिले हैं। वो रियल लाइफ में, हकीकी ज़िंदगी में अल्ताफ राजा क्या है? क्या दर्द से वाकई उनका कोई कनेक्शन है? अगर हम आपके बचपन के दौर में जाएं तो देखिए, दर्द का कनेक्शन तो हर एक इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा रहता है, लेकिन किस तरह का दर्द? हर एक भाई आपकी लाइफ की मैं बात करूं, मेरी लाइफ के अंदर तो खैर स्ट्रगल का दर्द है और अपना आशिकी माशूक का दर्द है। अच्छा। सब होता ही है और हर एक के साथ होता है, लेकिन आर्टिस्ट इसलिए लाइमलाइट में आ जाता है क्योंकि वो उसके ऊपर फोकस हो जाता है कि दर्द भरे गाने गा रहा है। तो नहीं, आपको मिले ही ना इस तरह के गाने बाद नहीं, में? मैंने ऑलरेडी पंगा ले लिया, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, तुमसे कितना प्यार है, रोमांटिक भी गाए हैं मैंने। लेकिन वो लोग, और मैंने अक्सर देखा है कि जो दर्द भरे गाने होते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि आप देखिए, रिलेट कर पाते हैं आप कैलेंडर देख लीजिए ना, तो छुट्टी आपको बहुत कम दिखेगी साल भर में और आम दिन ज़्यादा दिखेंगे। तो वो खुशियाँ देख लीजिए और आप वो आम दिन देख लीजिए, तो आदमी आम दिनों में तो उलझा रहता है। किसी को दोस्त यार ने धोखा दे दिया, किसी को माशूका ने धोखा दे दी, कोई किसी को काम का टेंशन है, किसी को धंधे का टेंशन है, किसी को क्या बॉस का टेंशन है कि अभी मेरे पे भड़केगा, बॉस को बिजनेस का टेंशन है। जिंदगी की उलझनों में तो रिलैक्स हो जाता है दर्द भरे गाने सुनकर। जी। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स तक भी ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि अभी हमारे सामने रूबरू है अल्ताफ राजा, और तुम तो ठहरे परदेसी अपनी आवाज में वो जरूर गाएंगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली
सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। इसी तर्ज पर कई सारे 90s के दौर में गाने जी, आ गए जिनमें अपने कुमार शानू है, उदित नारायण है, अलका याग्निक है, उन्होंने इस तरह के गाने गाए। वेल, आपको कभी लगा 90 के दौर में जब आप ही का दौर था तब आपके गाने सुपरहिट हो रहे थे कि कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में आ गए या इस तरह की कुछ बातें हो गई? जी नहीं, देखिए मैं सबसे पहले तो मैं सुना आपने लोगों से राइवलरी भी होती है इस बीच में? नहीं, राइवलरी का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि मैं तो खुदा का शुक्र अदा करूंगा क्योंकि मैंने फिल्मों के बारे में कभी सोचा नहीं था। मेरा एम उस तरफ था ही नहीं। जबकि मेरी फर्स्ट एंट्री फिल्म में मेरी मम्मी के साथ जब मैंने स्टार्टिंग किया था, फिल्म शेरा शमशेरा आई थी, उसमें मम्मी की कव्वाली थी, हमारी मम्मी रानी रूपलता और यूसुफ आज़ाद साहब की, तूने लूटा है कितनों का हुस्नो शबाब, तेरा खाना खराब, तेरा खाना खराब। राज बब्बर और सोनम जी पे पिक्चराइज हुआ था। ये 86 की बात है। मैं अपने बस इनिशियल स्टेज में था सीखने के, लर्निंग के, और उसी में मुझे एक अपना बोलने का मौका मिला। तो ये तो अपना खुदा ही जानता है उसकी मसलहत के, जब मैंने सोचा भी नहीं था तब मुझे फिल्म में तभी एंट्री हो चुकी थी। लेकिन मैंने फिर भी फोकस, मैंने अपना जो अपना स्टेज है, कव्वाली, गज़ल, उस तरफ मैंने अपना फोकस रखा और मेरी तमन्ना थी कि मैं उसमें नाम करूं। तो अच्छा, जी, ज्यादातर सूफी गायकी में आप नाम करें? जी जी, क्योंकि मेरी वॉइस भी हाई पिच थी और वो दौर नहीं था कि हाई पिच का फिल्मों में यूज़ किया जाता, ताकि मैं उस तरफ सोचता, क्योंकि बेस वाली आवाज़ और एकदम खरज वाली आवाज़ ज़्यादा प्रेफर करते थे। अभी आजकल तो पूरा ट्रैक ही चेंज हो गया, अब हाई पिच ज़्यादा आती है, बेस वालों का कोई काम नहीं। तो उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में आऊंगा, ऐसा कोई जहन में नहीं था, इरादा भी नहीं था। कुछ इरादा नहीं था, बस तो एल्बम पे एंट्री, फोकस। अब एंट्री कैसे हुई ये जरूर हम सुनना चाहेंगे। हाँ, अव्वल तो पहले मैं तुम तो ठहरे परदेसी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये मैं अक्सर महफिलों में गाता था। ये मैं करीब 90s से गाता था, मैं महफिलों में गाता था। 93 के अंदर सैटेलाइट चैनल लॉन्च हुए, उसमें ZTV लॉन्च हुआ, फर्स्ट सैटेलाइट चैनल। उसके अंदर एक प्रोग्राम सरताज जंगे कव्वाली, तो उन लोगों ने सोचा कि कव्वाली से, और एक अंताक्षरी, ये दो प्रोग्राम उसमें लॉन्च हुए। तो मुझे भी अपना ऑडिशन के लिए उधर जाना पड़ा और मैंने वहाँ ये गाया। मैंने उस वक्त कमलेश पांडे जी थे उधर सेलेक्टर, उनको बहुत पसंद आया तो बोले इसको रखते हैं। और इस तरह इधर ही वर्ली से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। इधर ही रविंद्र नाट्य मंदिर में उसका हमने उन लोगों ने शूट किया और वो रिलीज़ हुआ लाइव, तुम तो ठहरे परदेसी, 93 की बात है। और वो हर जगह से उसकी यानी रिपीट अपना उसका बजता यानी लोगों की फरमाइश आती रही, सब कॉन्टिनेंट से, मिडल ईस्ट से, यूरोप से, हर जगह से उनके पास फीडबैक आता था कि इसे हम सुनना चाहते हैं। और इस तरह वो और महफिलों में मकबूल होने लगा। और फिर बाद में 96 में जब फर्स्ट एल्बम बनने की बारी आई तो उस वक्त मैंने जहन में भी नहीं सोचा था कि मैं इसे पेश, क्योंकि मैं गा गा के थक गया था। स्टेज पे परफॉर्म कर थक गए थे, यानी थक गए थे, मतलब यानी कि बस वो एक रूटीन में आ चुका था। तो मैं सोचा एल्बम के अंदर कुछ नया करेंगे। तो हमारी मम्मी ने कहा कि बेटा वो तुम्हारा जो मशहूर है वो डालो उसके अंदर, तुम तो ठहरे परदेसी। मैं बोला मम्मी तो गा नहीं, बोले उसका रिकॉर्ड करके तो देखो, एक अलग अरेंजमेंट के अंदर कैसा लगता है, महफिलों में गाना अलग बात है एक अरेंजमेंट के साथ। और इस तरीके से उसको हमने एल्बम में लिया और वो एल्बम की शक्ल दी और रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद आपको बेवफाई के ही गाने मिले? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, बेवफाई की गाने मिले, क्योंकि देखिए उसके बाद परदेसी हिट हुआ और वैसे ही मुझे फिल्म का ऑफर आया। शपथ फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ जी, उसके अंदर पूरा टोटल इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का, इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, दिले बेकरार का मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। बिल्कुल ऑपोजिट जी। लेकिन अल्ताफ राजा जो है वो दर्द भरे नगमों से ही ज़्यादातर पहचाने जाते हैं। जैसे हम कहेंगे अताउल्लाह खान साहब का एक दौर था, वहाँ अताउल्लाह खान साहब थे और यहाँ अल्ताफ राजा थे।
दोनों का मुकाबला जबरदस्त। जी, 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 हम यहाँ कहते थे हमारे पास अल्ताफ राजा है, वहाँ वो जी, कहते हैं हमारे पास अताउल्लाह खान साहब है। जी, जी, किन किन के साथ आपका मुकाबला रहा और क्या जी, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पेश आई? सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ ये कहना है कि आपने ही इस बात की तरफ इशारा दिया, आप हमारा ध्यान केंद्रित किया, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में भी मोहब्बत की एक कहानी है, जी, कहीं ना कहीं वो अधूरी मोहब्बत की कहानी है। जी। किसी ना किसी के साथ हर एक के साथ होती है। जी, वेल उस पर भी हम बात करेंगे अल्ताफ राजा जी, लेकिन इस वक्त जी, वक्त हुआ चाहता है कि हम छोटा सा एक वक्फा लें। ज़रूर। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। दिल ने फिर याद किया में हमारे साथ में हुए गुफ्तगू है नन अदर देन अल्ताफ राजा साहब। मिलेंगे ब्रेक के पार, स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। ब्रेक के पार हमारे साथ है अल्ताफ राजा। हेलो। बड़ा अच्छा लग रहा है, वो माजी के दरीचे खुल रहे हैं। जी, आपको भी कई सारी बातें और याद आ रही होंगी। जी, अच्छा, हम मुकाबले की बात कर रहे थे। जी, वो मुकाबला 90s के दौर में जी, काफी टफ था, बड़े जी, धुरंधर थे। जी, आप कव्वाली गायक थे, जी। सूफी गायकी के साथ भी आपका ताल्लुक था। वो इत्तेफाक की बात है कि मेरा एल्बम पॉप के जॉनर में आया उस है। बीच। या तो ये भी एक अचीवमेंट है कि पॉप के जॉनर के अंदर मेरा एल्बम बेस्ट सेलिंग एल्बम उसको घोषित नवाजा किया गया। गया, नवाजा गया उसे। जी, वी चैनल अवार्ड भी मुझे मिला था उसके लिए। हाँ। जी, तो अ, इतना है कि मुकाबला मैंने कभी मुकाबले में मैं कभी रहा ही नहीं, हम्म, क्योंकि जो प्लेबैक सिंगिंग है, प्लेबैक सिंगिंग का ऐसा आता है, हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि फिल्मों में गाएं और फिल्मों में गाना हिट हो। मगर फिल्मों का मैंने महसूस किया है कि फिल्म के गाने में हिट होने में बहुत से लोगों का उसके अंदर वो रहता है, सपोर्ट रहता है, पिक्चराइजेशन का, हीरोज़ का, अपना हीरोइन का, टेक्नीशियंस का, या बड़े बड़े स्टोरी सेट्स का, होते हैं या और वो लोकेशंस हाँ होती हैं, बड़ी लोकेशंस होती है और उसके अंदर वो सिचुएशन होती है। बड़ी। और कॉन्ट्रास्ट टू एल्बम, एल्बम एक आर्टिस्ट की अपनी एक अचीवमेंट होती है, उसके अंदर वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो पुट कर सकता है। उसका हीरो भी वही है और उसका विलेन भी वही है। हाँ, इतना है, अपना म्यूज़िक कंपनी और आर्टिस्ट का उसमें हाथ रहता है, किस तरह प्रमोट करते हैं और वो एल्बम किस तरह। और एल्बम का रैक अलग होता है शॉपिंग के अंदर। हम जब जाते थे रिदम हाउस में तो उसमें देखते थे कि फिल्मों का सब रैक लगे हुए, एल्बम के एक अलग रैक है जिसमें जगजीत सिंह जी, गुलाम अली साहब, हाँ, नुसरत फ़तेह मेहदी अली हसन खान, साहब। बेगम अख्तर, जी। तो ये उनके जो प्राइवेट एल्बम का एक रैक होता है और उसमें लोग पर्सनली एक आर्टिस्ट को ही सुनते हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि एज अ एल्बम सिंगर मैं हिट हुआ हूँ और इसलिए मैंने उसी पे फोकस किया। हम लोगों ने जो विनस के साथ जो मेरा टाई रहा है, तो हम लोगों ने कोशिश की कि अच्छे से अच्छे एल्बम दे। फिल्म के गाने ठीक है, अपना जब तक के वो हिट रहता है, आर्टिस्ट हीरो रहता है जिसकी वॉइस हीरो पे लगती है, अगर वो हीरो जब तक के चल रहा है ठीक है, फिर बाद में वो आर्टिस्ट उसी से अपना जुड़ा रहता है और फिर वो नहीं, आजकल भी वो वापस वो दौर जो है आपका जी, एल्बम का दौर जो शुरू हो गया था, जी, वो वापस आजकल राइज हो रहा है। जी, लोग अपने अपने एल्बम्स, इंडिविजुअल एल्बम्स बना रहे हैं, इंडिविजुअल, जी, तो कंपनी जो है वो फिर उन्हें रिलीज करती है। खैर, वो मुकाबले की बात आई यहाँ पे, फिर से मैं उस बात पे फोकस करना चाहूंगी। कभी कभी आपने कोई कॉम्प्लीमेंट हासिल किया अपने आपके दौर के दूसरे जी, सिंगर्स से जो कि प्लेबैक सिंगर्स थे जी, फिल्मों में? जी। राइट। उस दौर में अलका याग्निक की मैं बात करूंगी, उदित नारायण साहब की मैं बात करूंगी, कुमार शानू की। कॉम्प्लीमेंट तो देखिए हमारी मुलाकात रेयरली होती थी, क्योंकि रेयरली मतलब कोई पार्टी के अंदर कभी मिल गए, हाय हेलो, क्योंकि उनका एक डिफरेंट फील्ड थी और मेरी अलग फील्ड थी। और हाँ, कॉम्प्लीमेंट सबसे बेस्ट मुझे दिया आनंद बख्शी साहब ने। वाह, क्या बात जी, है। आनंद बख्शी साहब का आनंद कॉम्प्लीमेंट तो अपने आप में बहुत ही जी, बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि तुम तो ठहरे परदेसी जैसा यानी गाना आज तक कोई हिट नहीं हुआ, कोई हिट नहीं हुआ। मीन्स यानी फिल्मों से लेके बोले मैंने इतने गाने लिखे। हाँ, मैंने एक गाना दिया था, सवेरे वाली गाड़ी से चले चले जाएंगे, जाएंगे। तो उसी से यानी वो उनका एक मिलता वो था, जुलता है। यानी वो दिखाना चाहते थे कि है मैंने भी ठोट ला चुका हूँ, मैं लेकिन ला बोले चुका हूँ। तुम तो ठहरे परदेसी से बढ़कर कोई हिट नहीं हुआ। आनंद बख्शी साहब इतने बेहतरीन नगमे निगार, जी, इससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है आपके लिए। खैर, अब यहाँ पे आ जाऊंगी मैं फिर से आपके बचपन के दौर पे। जी, आप शायद 15 साल के थे जब आपने शुरुआत की थी जी, एज अ कव्वाली जी, जी, जी। गायक। उस्तादों से काफ़ी सीखा, माँ का भी आपने जिक्र किया। माँ, मेरे मम्मी, मेरे फादर दोनों कव्वाल
जी। कव्वाल थे। और HMV से हम बचपन से ही यानी माहौल रहा है मौसीकी का घर में, और मैंने स्टूडियोज़ बचपन से ही देखना शुरू किया था। यहाँ फोर्ट फ्लोरा फाउंटेन में HMV का ऑफिस था। हम मम्मी के साथ डैडी के साथ जाते थे, उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, चुपचाप हम खड़े रहते थे। एक ही रिकॉर्डिंग, इतना ही रिकॉर्डिंग रूम होता था, उधर साजिंदे बैठते थे, उसमें गाते थे उसमें वो। और वहाँ मैंने जगजीत सिंह साहब का स्ट्रगल देखा है HMV में, तब वो उधर बैठ उनकी सिटिंग होती थी। और महेंद्र कपूर साहब, जी। रफ़ी साहब को मैंने गाते हुए देखा है। जी। तो घर के अंदर ही अपना मौसीकी भरा माहौल था, शायरों का आना जाना लगा रहता था। किताबें थी, डैडी पढ़ते थे हमारे अच्छे अच्छे शायरों का, अहमद फराज, बशीर बद्र जी। और दिगर जो भी शोरा, मजरू सुल्तानपुरी, जी। हाफिज़ जालंधरी, जी। तो सबकी किताबें घर में थी। मतलब अदब का माहौल ही घर पे था। घर के अंदर वाक़फ़ियत माहौल रही था। उसके साथ। तो डैडी से मैंने सिलेक्शन करना सीखा, इंतखाब कि क्या कौन बात है, से ग़ज़लों का इंतख़ाब, गज़लों का, नज़मों नज़्मों का इंतखाब। गीतों का जी, इंतख़ाब। फिर शायरों से आना तो उनको एक ज़मीन देना कि भाई इसमें आप गज़ल करके मजमुआ बनाना, जी। ये सब एक शौक़ रहा है। शौक रहा है, जी। इसीलिए आपने उन्हीं शायरों को चुना जी जिनकी शायरी काफ़ी वसी थी, जी जी पैमाना बड़ा जी वसी था, जी बुलंद शायरी थी जिनकी, जी तो जिसने आपको एक बुलंद मकाम अता किया। खैर वही फिर आ गई मैं दर्द पर। अब मुझे उस कहानी के बारे में बताएं जो अधूरी मोहब्बत आपकी रह गई है, ज़रा हमारे व्यूअर्स भी जाने। ऐसा आज नहीं है, दिन ने बस फिर कुछ याद किया मैं। 9th में था, उसके बाद मैं 9th फेल हूँ मैं तो। ड्रॉप आउट। जी, उसके बाद कुछ मम्मी ने कहा कि कुछ हुनर सीखो ताकि तुम्हारे काम आएगा। तो फिर मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया था मैंने। और उस दरमियान होता है, लोगों को इश्क होता है, तो इश्क हो गया था और फिर वो ब्रेकअप अधूरा हो रह गया था। वो आपको मिली नहीं। जी नहीं। तो आपकी गायकी में इसीलिए उतना ज़्यादा दर्द है। जी 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 और आपने गानों की, जो शायरों की आपने बात की, जी। शायर भी आपने वही चुने जो जी। दर्द भरे गीत लिखते हैं। जी, मगर देखिए ये लोग नहीं, नाइंसाफ़ी करते दर्द भरे। देखिए तुम तो ठहरे परदेसी में शेर है, गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाए, गेसों के साए में कब हमें सुलाओगे। अब ये पूरा लेकिन अशकाना है ना, शेर है। वो कुछ कमी है। हाँ, कमी तो कहीं रहती है कोई ना। कमी है, यही जी। तो शायरी है और यही तो जिंदगी है। यही बेशक। आपके साथ भी हुआ। जी। और इस कमी में कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है। और आप देखिए, बेशक। जहाँ पे भी कुछ कमी होती है वहाँ वो अधूरापन इंसान को मुकम्मल बना देता है। एक आर्टिस्ट का दिल टूटना ज़रूरी है। जी। और कब कब दिल टूटा आपका? नहीं तो बहुत से उसके दोस्तों बाद से दिल और भी टूटा है, बहुत अच्छा। से लोगों से, यानी एज अ प्रोफेशनल भी बहुत से लोगों ने कभी कभी धोखा देते, तो वो भी तो दिल ही टूटना हो गया। अच्छा, आपने मगर वो इंडस्ट्री लोग की बात शुमार करें। सिर्फ आशिकों को करते हैं और हाँ, तो ये भी हम जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री में आपका दिल किसने तोड़ा? नहीं ऐसी किन बात लोगों ने नहीं। आपका दिल तोड़ा? नहीं, मतलब नहीं, वाकई में आपका दिल टूट गया, ऐसा टूट गया कि आप बहुत मायूस कुन हो गए लाइफ में? नहीं मायूस कभी मैं ऐसा हुआ, ऐसे मरहले मैंने आपकी लाइफ में? मायूस होता तो आज आर्टिस्ट नहीं बन पाता मैंने सारी भड़ास अपने फन पे निकाली है। इसलिए आपको फन बोलता है। जी जी वेल, एक और गाना यहाँ पे हो जाए, वो कंपनी फिल्म का। आई वुड लव टू हियर दैट सॉन्ग, और हमारे व्यूअर्स भी जरूर सुनना चाहेंगे। फिर हम बात करेंगे फिल्मों की तरफ। आपका ध्यान क्यों कम हो गया? पहले ये ना, तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो, ना यकीन आए तो फिर, ना यकीन आए तो फिर दिल बदल कर देख लो, तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो। अपनी इसी आवाज, अपनी इसी अदा पर अल्ताफ राजा लोगों के दिल में उतर गए। वेल, इंडस्ट्री ने आपके साथ कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं किया। जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला। नहीं देखिए, ये तो किसी बात पर आप नाखुश हैं इंडस्ट्री से? कैफी आज़मी साहब का शेर है, मरहूम कैफी आज़मी साहब कैफी का, आज़मी साहब। कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज़ ज़मीं भी चाहिए 2 गज़ कफन के वाह, बाद। बहुत ही उम्दा और बहुत ही पॉपुलर है, जी। मकबूल तरीन शेर। तो ये अपना आदमी की ख्वाहिश तो ज़्यादा लगी रहती है, लेकिन इंडस्ट्री में मैंने जैसा पहले ही कहा था कि मैंने फिल्मों में कभी मैंने उसका रुझान, बल्कि मुझे ज़्यादा ही मिला है।
क्योंकि शपथ फिल्म के बाद मुझे चंडाल फिल्म, यमराज और मदर और इतने, और देखिए इंडस्ट्री से हटकर एक और आपको मैं बताता हूँ कि मुझे गाने भी मिले और कोई भी आर्टिस्ट के ऊपर इतने गाने पिक्चराइज नहीं हुए सिंगर पे जितने मुझ पे पिक्चराइज हुए। राइट, दैट वाज द प्लस पॉइंट। डेट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री ने मुझे कुछ नहीं दिया। हाँ। और आज भी देखिए, चाहे घनचक्कर हो, अभी 4 साल पहले आई थी, झोलू राम जो था इमरान हाशमी के जी। साथ, उसमें भी मुझे ही लिया गया, मुझसे गवाया गया। उसके बाद हंटर फिल्म आई, तुम मुस्कुराए यही चाह, तुम मुस्कुराए यही चाहत है, तुम मुस्कुराए यही चाहत है, दिल लगाना तो मेरी आदत है, दिल चुराना तो मेरी आदत है। तो ये एक देखिए प्लस पॉइंट के आप काउंट कर लीजिए हिस्ट्री, फिल्मी प्लेबैक की हिस्ट्री में जाइए और किसी भी हिस्ट्री में जाइए, मुझ पे जितने गाने पिक्चराइज हुए हुए और हैं। मुझसे गवाए गए। अक्सर गाने जो आपके हैं वो आप पे पिक्चराइज जी। हुए हैं फिल्मों में, जी जो कि किसी सिंगर के साथ नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है, जी। बहुत कम। वही तो मेरा कहना। वो आपकी ही ख्वाहिश थी या आपकी डिमांड रहती थी पहले, नहीं, मैं मुझे- तब गाऊंगा जब नहीं मैं नहीं भी नहीं, नहीं, ये मेरी इसमें ख्वाहिश कभी शामिल नहीं हो रही। जाऊंगा। ये मुझे अक्सर कभी भी म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ से सॉन्ग नहीं आए। ओह, मुझे कभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्ट पिकअप किया है अच्छा। कि अल्ताफ जी से गवाएंगे और उनके ऊपर पिक्चराइज करना है। हाँ, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, जी। क्योंकि अक्सर क्या म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर उसकी कुछ सेटिंग रहती है कि भाई ये उससे गवाएंगे, उससे गवाएंगे, उससे गवाएंगे। बट ये ऊपर वाले का ऊपर वाले का था। करम है कि मेरे नसीब का जो है वो डायरेक्ट चलकर मुझ पर ही आता है, जी। और फिर म्यूजिक डायरेक्टर को बनाना ही पड़ता है मेरे लिए। हाँ। और फिर वो डायरेक्टर का खेल कि वो कैसा भी, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अल्ताफ जी का जो है चार्म, वो हम उसको पब्लिक तक पहुंचा के उसका एक अलग हमको एक प्लस पॉइंट मिलेगा जी। फिल्म का। लेकिन अल्ताफ राजा अपने आप में बिल्कुल मुकम्मल है, उन्हें कभी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ी है। जी 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 ये बहुत मेहर ऊपर वाले की आप पे रही। जी। आपको बहुत कम इंटरव्यूज में हम देखते हैं। जी। सो अल्ताफ राजा क्यों लाइमलाइट से बहुत दूर रहते हैं? मैं देखिए मेरी अपना क्रिएटिविटी में मैं अपना इतना लगा रहता हूँ कि मैं नहीं चाहता अननेसेसरी अपने कंट्रोवर्सी से शोहरत कमाई जाए। इट इज़ अ चीप अपना शोहरत, जो बोलते हैं ना सक्सेस, अपने काम से आप पहचाने जाएं तो वो लॉन्ग टर्म अपना एक वो वर्क करता है और एक जेन्युइन सक्सेस रहती है। जी। इसलिए मैं अपना रात दिन में कभी इंतखाब करता हूँ, कभी कुछ लिखता हूँ, कभी अच्छा, कंपोजिंग करता हूँ, आप शायर भी हैं, हम कह सकते कभी हैं। कभार। अभी जैसा अभी मेरा नया अपना एल्बम, एल्बम यस जी, मोहब्बत जहर है, लव मोहब्बत इज जहर पॉइजन। है। जी मतलब आपने दिल की भड़ास निकाल दी, वो अधूरी मोहब्बत की भड़ास निकाल दी जी आपने, जी अब जी इसमें मोहब्बत जी। जहर है। नहीं, बहुत से तुम तो ठहरे परदेसी में भी मेरे शेर है, ऐसा वाह, नहीं है क्या जी, बात है। मगर मैं इन्हें ऐसा नहीं बट कि मुझे शायर क्रेडिट बनना। नहीं, जी क्रेडिट्स में आपका नाम नहीं, नहीं मैंने दिया क्रेडिट आपने, नहीं दिया था, मैंने वो लेकिन ज़हीर शेर, आलम साहब को गया वो जी सब। जी। लेकिन उसमें जो, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग ऐसे शेर थे कि एकदम जदीद शेर थे, जो अपना जो मुखड़ा था तुम तो ठहरे परदेसी, उससे मैच नहीं खा रहे थे। तो उसके अंदर ये जो गेसुओं के साए में कब हमें सुलाओगे, इन नशीली आंखों से कब हमें पिलाओगे, और थोड़ी देर रोगे और भूल जाओगे, ये 3-4 शेर मेरे ही है उसके अंदर। क्या बात है, मतलब अल्ताफ राजा साहब जो है वो शायर भी है। कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना एक शायर की जी। मोहब्बत जो है अधूरी रहती है, तब वही उसे एक मुकम्मल शायर बनाता है। ये आपके साथ भी हुआ है, अब तो इस बात की पुष्टि भी हो गई आपने। मगर कोशिश की अभी जो नया एल्बम हाँ, है हाँ, मोहब्बत वो हो जहर है, जाए। मोहब्बत जहर है, मोहब्बत जहर है, मगर खा रहा हूँ, तुम्हें प्यार करके मैं पछता रहा हूँ। मोहब्बत जहर है मगर खा रहा हूँ, तुम्हें प्यार करके मैं पछता रहा हूँ। खुद अपने ही आंसू पिए जा रहा हूँ, तुम्हें प्यार करके मैं पछता रहा हूँ। जी, लवली। तो आप पछता रहे हैं, आपने वो लड़कपन के ज़माने में जो प्यार किया था। नहीं, एक कोशिश रहती है कि कुछ अल्फाज ऐसे आए कि पहले थॉट आ नहीं चुका हो। जैसे अभी ये इस किस्म का थॉट कभी यानी हिंदी फिल्मों में आए नहीं है, तो कोशिश रहती है, हाँ, मोहब्बत जहर है और पछता रहा हूँ, ये अपना कोशिश रहती है कि कुछ नए अल्फाज, कुछ नया थॉट उनको लाए, शामिल किया जाए, उनको क्योंकि शामिल किया जाए। तो
उर्दू जो लैंग्वेज है उस पर भी आपको अबूर हासिल है, हम कह सकते हैं। अदबी माहौल घर में रहा है, इसी वजह से, इसी की बदौलत आपकी शायरी में भी थोड़ा अलग अलग अल्फाज का इस्तेमाल होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ अल्ताफ राजा जी, हम छोटा सा एक और ब्रेक लेते हैं, हम मिलेंगे इस वक्फे के पार। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया में वक्फे के पार हम हाजिर हुए हैं। आइए मजीद बातें करते हैं अल्ताफ राजा के साथ। अल्ताफ राजा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातें करते हुए। पुराने दौर में आप हमें लेके जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे पल याद आ रहे हैं। वैसे मैंने तो देखा है ऑटो रिक्शा वाले या बस कंडक्टर वाले जो है, या जो ट्रक वाले हैं, आपके गाने चल रहे हैं और वो रोए जा रहे हैं बेचारे, गमज़दा मतलब, और अपना गम गरक कर रहे हैं वो। एक्चुअली देखिए, वो एक जिनीन दौर था कि लोग, यानी जो कंपनी को भी पता चलता था कौन आर्टिस्ट बिक रहा है, लोग अपनी पसंद का म्यूजिक खरीदते थे और सुनते थे। आज का दौर एक अलग हो गया है, इसमें हैमर किया जाता है, बजाया जाता है एफएम पे और इस पे और इस पे। अब आप देख लीजिए कि आज 3 मिनट का गाना अपने आप को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तुम तो ठहरे परदेसी और आवारा हवा का झोंका हूँ, 16-16 मिनट के गाने, और लोग रिवाइंड करके 8-8 बार सुनते थे, यानी 2 घंटे दिन के वो मुझे देते थे। तो कितनी बड़ी ये उपलब्धि है, ऊपर वाले की मेहर। और एक और बड़ी बात है कि आपके जितने भी गाने हैं, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो पॉप सॉन्ग्स हो, चाहे गजलें हो, नगमे हो, गीत हो, आपके एल्बम सॉन्ग्स बहुत लंबे हैं, बड़े तवील हैं जी। तो भले ही शायर आपको 4 और 5 अशार दें और बाकी अशार आप खुद डालने की कोशिश हमेशा करते हैं, ये आपके जहन में पहले ही रहता है? नहीं, कि I have to just make it long? नहीं, लॉन्ग का कुछ नहीं होता है उसका, यानी कि सस्टेनिटी देखना पड़ता है। क्योंकि ये अपना जो, अगर हमने गीत सेलेक्ट किया है, गज़ल सेलेक्ट किया है, तो उसके कितने अच्छे शेर है उसको अंदर रखें, या उसके अंदर जो अंतरे हैं वो कितने खूबसूरत है उसके अंदर रहें। और फिर मुझे कंपनी की तरफ से भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती थी कि इतने मिनट का ही सॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको अगर वीडियो बनाना है तो उसको एडिट करके वो 4-5 मिनट का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए तो अपना मुझे कोई पाबंदी नहीं थी। तो हम अच्छे तरीके से और बेफिक्री से हम उसको रिकॉर्ड करते थे। बेफिक्री से। अच्छा, म्यूजिक की बात करें, साथ में कव्वालियों की बात करें जी, चूँकि कव्वाली, आप कव्वाली है, हम ये कह सकते हैं। शुरुआत में आपने कव्वालियों से शुरू, आपका माहौल वैसे ही था, घर पे कव्वाल थे आपके वालिद। जी, मैं फख्र के साथ कहता हूँ, फख्र के साथ कहना चाहिए। और कव्वालियों का जो दौर था, वो दौर हमने 40, 50, 60, इनफैक्ट बीच में 70 का दौर आया, उसमें भी था। फिर धीरे धीरे उसके बाद 80 के दौर में कुछ गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो गया कव्वालियों का दौर। और आज एक आधा कव्वाली आपको कहीं ना कहीं दिखेगी, और उसे अब हम सूफी सॉन्ग्स ही कहते हैं। तो कव्वालियों का वो दौर था जो आज राज नहीं है। क्या आपको लगता है कि अच्छा ज़रूरत है कव्वालियों का दौर जो है वो वापस आना चाहिए, और इसमें आपने कोई पहल की या करना चाहते हैं, या किस हद तक आप कामयाब हुए? देखिए, आजकल फिल्म की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है, पेस फिल्में बनने लग गई है। आप कोई भी सिचुएशन नहीं आती, पहले कव्वाली भी आते थे, भजन भी आते थे, जो एक सिचुएशन बनती थी। रक्षाबंधन के सॉन्ग आते थे, दिवाली के सॉन्ग आते थे, ईद के सॉन्ग आते थे। आजकल कोई ऐसे सिचुएशन बनती ही नहीं है। उनको प्रमोशन के लिए सॉन्ग बनाना है, 1-2 फास्ट डांस नंबर्स बनाना है जिसमें ग्रैंडर दिखे पूरा डांसरों का, बस यही आप देखते हैं। तो सिचुएशन तो कहीं भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब वो बात आती है तो फिर चाहे वंस अपॉन अ टाइम देखिए, उसमें भी सब कव्वाली बेस्ड सॉन्ग है, या अपना जोधा अकबर में देखिए, उसमें ख्वाजा मेरे ख्वाजा कव्वाली है। कव्वाली है, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी उसको कव्वाली में नहीं लाया जाता। वो जो कव्वाली का एक अलग सा वो अंदाज था, जो सही मायनों में कव्वाली थी। अब कव्वाली और सूफी मिक्स हो गया। आपको नहीं लगता कि आपको अब आना चाहिए कुछ तरह की कव्वालियां जो है हमें देनी चाहिए, मतलब एल्बम के रूप में? वो तो अब देखिए, रादर देन वी विल हैव मोहब्बत जहर है, एंजॉय मोर, आप ज्यादा खुश हो जाएंगे जब आपकी कव्वाली आएंगी। इतना वक्त ही नहीं है कि लोग इतना भी, आज जमाना एकदम पूरा बदल चुका है। लोग पहले लोग
1 घंटा 1.5 घंटा म्यूजिक के लिए निकालते थे। सही है, ये आज भी सही। सैटेलाइट का दौर है, कुछ भी चाहिए आप इसमें उठा लीजिए, इसमें न्यूज़ भी देख सकते हैं आप, इसमें म्यूजिक भी सुन सकते हैं आप इसके अंदर, और स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं। Right, तो digitize हो गया उसमें एक तरफ कंसंट्रेट नहीं होता है आदमी का माइंड, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते रहते हैं। राइट, कव्वालियों की बात करें तो आपके हिसाब से कौन से पसंदीदा आपके शायर और म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने बहुत नहीं, अच्छी कव्वालियां कव्वाली दी? तो- एक आधा कव्वाली आपकी जो बहुत दिल के करीब है। एक द बर्निंग ट्रेन आई थी, उसमें एक साहिर साहब और आर.डी. बर्मन साहब जी, ने एक दोनों बहुत की अच्छी जुगलबंदी कव्वाली दी थी। जी। रफ़ी साहब ने गाया था और आशा जी ने भी। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, इस मंजिल पे मिलने वाले, इस मंजिल पे मिलने वाले, उस मंजिल पे खो जाने हैं, पल दो पल का साथ हमारा। अब बताइए कव्वालियों की कितनी जरूरत है आज? अब बात मानते हैं ये? नहीं तो मेरा परदेसी बाबू में भी मेरा कव्वाली था। हाँ। जावे सजना मैंने करना तेरा एतबार, जावे सजना मैंने करना तेरा एतबार, झूठे हैं वादे तेरे, झूठी है कसमें तेरी, झूठे हैं वादे तेरे, झूठी है कसमें तेरी, झूठा तेरा प्यार, जावे सजना जावे बात है। सजना मैंने करना तेरा एतबार। लवली, अपने आप में मुकम्मल है ये कव्वालियां भी। आज भी आप काम कर रहे हैं, आप स्टॉपेज नहीं आया है आपका, जी। ठहराव नहीं आया है। जी। हाँ, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और जी। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, उसी पर आप अपना ध्यान जो है वो जी, केंद्रित मैं करते फोकस हैं, करता फोकस हूँ। करते हैं। एक और आपका गाना है जिसने काफ़ी तूल पकड़ा, जी जा बेवफा जा, जी, मुझे प्यार नहीं करना। ये था दिल के टुकड़े हजार हुए, एल्बम का नाम था। ये 2001 में आया था और इसका एक पहले तो कभी कभी गम था भी बहुत मशहूर था, इसके सभी सॉन्ग ज़्यादा मशहूर हुए थे। इसी में था ये कि एक बेवफा के ज़ख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह हम हम गए। गए। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम जब है तन्हा मरना, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। वाह खूब। रियाज आप कितना करते हैं everyday? रियाज कायदे से? नहीं, कायदे से तो कुछ वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। कभी आधा घंटा भी हो जाता है, कभी 1.5 घंटा भी होता है, कभी 2 घंटा भी हो जाता है। वैसे दिन भर तो माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अच्छा, ये बात भी सामने आ गई, कई लोगों ने कहा कि अल्ताफ राजा जी जो है उनकी आवाज़ जो है वो नेज़ल है, अच्छा तो नहीं चल सकते वो, दैट इज़ द रीज़न वो नहीं चल पाए। जी आपके राइवल्स वगैरह ने कई बार जी इस जी बात का खुलासा किया है। आपको नहीं लगता कि आपके दौर के बाद जी। मतलब आज भी कई नेज़ल वॉइसेस हैं हमारे पास जो नहीं, चल देखिए, रही हैं, और जी। ये एक सिंगर को टैग देना उसकी वॉइस नेज़ल है, उसकी वॉइस ये है, सो आप को क्या लगता है कितना सही है और कितना गलत नहीं है? नहीं, देखिए अभी सारे गामा पधा नहीं सा, अब कोई भी अच्छे से अच्छा सिंगर भी गले से सारे गामा पधा तक आ जाएगा, नी तो उसकी नेजल से ही नाक से लगेगी। निकलेगा। सारे गामा पधा नी ये थ्रोट से आएगा ही नहीं, नाक से ही निकलेगी। जी। तो कुछ अल्फाज ऐसे रहते हैं कि जो अपना नाक के थ्रू ही निकलते हैं वो वॉइस के अंदर। तो ये कुछ एक लोगों ने एक फंडा बना दिया है बस, और कुछ भी नहीं। नहीं तो आपने अभी भी देखा मुझे गाते हुए, कहीं आपको लगा कि मैं नेजल से गा रहा हूँ? एनीवेज, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। और जाते जाते मैं ज़रूर चाहूँगी आपका पसंदीदा गाना, एल्बम का ही सही या किसी और सिंगर का, दूसरे शायर का, वो आप सुना के जाएं, और साथ ही साथ अपना जो बेहतरीन अशार है जी जो आपके दिल से निकला है, कभी ऐसा कोई ना कोई वाकया, कोई ऐसी बीती याद, माजी के झरोकों में जब आप गए तो कोई ना कोई बात वहां से निकल के आई जिसे आपने कागज पे उतारा, वो अशार भी हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। कौन, उसको रिलेट कर लीजिए उसके साथ। देखिए मेरी पसंदीदा तो एक कंपोजिशन है, मैंने तुम तो ठहरे परदेसी एल्बम में ही थी, और
तुम तो ठहरे परदेसी खैर इतना हिट था कि उसके अंदर के जो है वो भी खैर चले, लेकिन लोग उसी से टैग करते हैं मुझे। उसके अंदर एक कैसल जाफरी साहब की गज़ल थी, मेरी याद आई जुदाई के बाद। मेरी याद आई जुदाई के बाद, दिस इज नॉट अ नेजल वॉइस, राइट। मेरी याद आई जुदाई के बाद, वो रोए बहुत बेवफाई के बाद, मेरी याद आई जुदाई के बाद। अब इस जुदाई पे, इस बेवफाई पे एक वो शेर जो आपने माजी के झरोकों में जाकर, अतीत में जाकर कुछ ऐसी यादें आपके साथ पेश आई, वहां से निकाल के आपने कागज पे उतारा, कमान हो जाए आपका लिखा हुआ, कलमबद्ध किया हुआ एक शेर, मेरा अपना शेर में जो मेरे दिल से निकला है कि जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं। क्या बात है। और ये लम्हे जो है वो भी कैद हो गए कैमरा में, और ये लम्हे हमेशा हमें याद रहेंगे और हमारे पास महफूज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल ने फिर याद किया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा शिबा लतीफ़ साहिबा, आपने कैसा वक्त गुजरा आपके साथ पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करती हूँ आज का दिन ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नई याद लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सिनेमाई रखे अपने आप को, मौसीकी के आदी हो जाए। अच्छी मौसीकी आपको दूसरे आलम में लेके जाती हैं और काफ़ी कुछ सिखा के जाती हैं। खुदा हाफिज़, बाबा फला। दिल ने फिर याद किया।